अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। क्या हाल है बेटे, कैसे हैं आप लोग। ओपन योर बायोलॉजी बुक पेज नंबर 77। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट माय लेक्चर बेटे, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही हूँ। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं और ज़्यादातर कमेंट्स में 2-3 क्वेश्चन हैं जो बार बार तमाम स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके कमेंट्स के जो है आंसर वैसे भी कर दूं ऑनलाइन भी, ताकि आप लोगों को, हर बच्चे को जो है उसका जो प्रॉब्लम है वो उसका आंसर मिले। लेकिन मैं वैसे भी आपसे बात करना चाह रही हूँ बेटे, अब आप लोग बड़ी क्लास में हो गए हो, आप लोग 6th में 7th में या 8th में नहीं हो मेरे बेटे। वहाँ पे क्या हो रहा था, जब आप क्लास 6 में थे, 7th में थे, इवन 8 में भी थे, जब आपका चैप्टर ख़त्म होता था एंड पे आपको एक्सरसाइज दी जाती थी, ऐसे ही था। और एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन थे सिर्फ टीचर वही क्वेश्चन आपको करवाती थी और पेपर में भी वही क्वेश्चन आते थे, ऐसे ही होता था। लेकिन 9th क्लास टोटली ओपोजिट है बाकी तमाम क्लासेस से। ये वैसी क्लास नहीं है। पहले तो आप अपना ये कंसेप्ट क्लियर करें। यहाँ पे सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं आने के जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं या जिनके आपको निशान लगा दिए जाए, नहीं। सपोज करें जैसे ये आपकी अभी बुक है, ये इसका चैप्टर है, ठीक है, हम चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं। ये चैप्टर 4 है बेटे, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 63 से। ये ख़त्म कहाँ हो रहा है, आपके की पॉइंट पेज नंबर 76 से। 63 पेज से लेकर 76 तक आप लोगों ने सारा याद करना है। स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, मैम आप निशान लगा दें। बेटे निशान किस चीज़ का लगा के दूं, सारे चैप्टर का निशान लगा के दे रही हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ इस पेज से लेकर इस पेज तक सारा याद करना है, कोई निशान नहीं है। आपने हर चीज़ याद करनी है, हर लाइन हर वर्ड याद करना है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। सपोज व्हाट इज सेल साइकिल, सेल साइकिल के स्टेजेस कौन से हैं, ठीक है। सेल जो है मैंने आपको सारा अंडरलाइन कराया था। माइटोसिस क्या है, म्योसिस क्या है, सेल साइकिल क्या है, इंटरफेस क्या है, G1 फेज क्या होता है, S फेज क्या होता है, G2 फेज क्या होता है, या आप सेल साइकिल को ड्रॉ करो तो यहाँ पे कौन सी लाइन मैं बेटे लगवाऊँ। आपने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी 9th क्लास में। आपने हर लाइन हर वर्ड याद करना है। एक छोटा सा टॉपिक है ना, सपोज ये एस फेज है, एस फेज में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। जब पूरा याद करोगे तो ही तो आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो ना, अदरवाइज तो आप पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। तो आप लोग अपना ये वाला कंसेप्ट जो एक बच्चों वाली चीज़ें हैं ना, वो निकाल दो। नाउ यू आर ग्रोन अप, अब आप लोग बड़े हो गए हो, आप अपने स्कूल की एंड क्लास में चले गए हो। इसके बाद स्कूल खत्म हो जाएगा, आप लोग कॉलेज में चले जाओगे, ऐसे ही है ना। मैट्रिक कर रहे हो आप लोग, 9th में हो, 9th 10th, उसके बाद स्कूल ख़त्म, कॉलेज में चले जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप लोग ग्रोन अप हो चुके हो, बड़े हो चुके हो। तो बच्चों वाली बातें जो है बेटे वो छोड़ दो। ये जो है ना निशान लगा के दें, कहाँ से लेकर कहाँ तक याद करना है, ये चीज़ टोटली खत्म करें। आपने सारा कुछ याद करना है, अपने कंसेप्ट क्लियर करो। कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, इन्हीं लाइंस के अंदर से शॉर्ट भी आएंगे, इसी टॉपिक में से एमसीक्यूज ही बनेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें, आप मेरे जो टॉपिक हैं जिस तरह से मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको अच्छी तरह से समझो, अपना कंसेप्ट क्लियर करो और हर चीज़ को बेटे याद करो। जो बच्चे पूरी बुक की तैयारी करके जाते हैं, समझ के जाते हैं, उनका पेपर भी बहुत अच्छा होता है। अभी थोड़े दिन पहले 10th क्लास का रिजल्ट आया और बच्चों ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लिए हैं। मैं हमेशा से हर स्टूडेंट को अपने को ऐसे ही पढ़ाती आ रही हूँ, मैंने कभी सिलेक्टिव स्टडी नहीं करवाई। तो मेरी आप लोगों से भी बहुत मोहब्बत से और प्यार से बेटे मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ कि आप लोगों ने हर चीज़ याद करनी है। जैसे ये जो इस तरह हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे होते हैं, मैंने यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लिखा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। तो आपने हर चीज़ याद करनी है। इस चीज़ को भूल जाओ कि मुझे निशान लगा दें तो मैं वो कुछ कर लूँ, नो, सब कुछ याद करो अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो। और अगर कोई चीज़ याद नहीं होती तो 2 दफ़ा लेक्चर सुन लो, 3 दफ़ा लेक्चर सुन लो, अपना कंसेप्ट क्लियर करो, हो जाएगी। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, एक दफ़ा नहीं होता दूसरी दफ़ा याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर कि कोई और प्रॉब्लम आप लोगों को है, कोई क्वेश्चन और ज़हन में है, तो वो आप मेरे से पूछो, ठीक है। ये निशान लगाने वाली बात जो है ये बिल्कुल भी जो है मेरी समझ से तो बाहर है। खैर हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। पेज नंबर 77 पे आप आए, चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल की एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 4 ही है ना बेटे, ये चैप्टर 4 की एक्सरसाइज मैं आपको करवा रही हूँ।
टॉपिक आपका है, चैप्टर का नाम क्या था, सेल साइकिल। पहला क्वेश्चन हमारा है, आपके एमसीक्यूज हैं, आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने इनको टिक करना है। तो जो बच्चे कंसेप्शनल स्टडी करते हैं, पूरा चैप्टर अच्छी तरह याद करते हैं, माइंड में कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उनके लिए ये एमसीक्यूज जो है मुश्किल होते ही नहीं है। और जो कोई टॉपिक याद करके आते हैं ना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये कर लेता हूँ, वो बच्चे तो कभी भी एमसीक्यूज जो है सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो एमसीक्यूज तो पेपर में आपके मस्ट हैं, आते ही आते हैं। पहला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज का। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल मैक्सिमम ग्रोथ अकर इन द सेल। मैक्सिमम ग्रोथ जो सेल की है वो किस फेज में होती है? तो बेटे हमने ये डिटेल से पढ़ा था और मैंने आपको बताया भी था कि मैक्सिमम ग्रोथ जो सेल की है वो किस फेज में होती है? G1 फेज में होती है। तो G1 को आप लोग जो है वो टिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिया, डैट इज योर राइट आंसर। नंबर 2 पे आप आते हो, इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल द क्रोमोजोम डुप्लीकेट। क्रोमोजोम जो है वो किस फेज में डुप्लीकेट होते हैं, यानी कि उनका डुप्लीकेशन का प्रोसेस होता है, ये भी हमने डिटेल से पढ़ा था। और मैंने आपको उस टाइम बताया था कि एस फेज ऐसा फेज है जहां पे क्रोमोजोम की डुप्लीकेशन होती है। तो आपका करेक्ट आंसर इसका क्या है? डी पार्ट, यानी कि एस फेज जो है वो आपका राइट आंसर है। सी पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोसिस। 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं, माइटोसिस में कौन सी चीज़ नहीं होती? तो अगर आप पढ़ो, सोमैटिक सेल में भी होता है, आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं, क्रोमोजोम नंबर इज हाफ, ये रॉन्ग आंसर है। क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोजोम नंबर रिमेन सेम। अगर 2n है पेरेंट्स में तो डॉटर में भी कितना होगा? n होगा। हाफ नंबर तो मियोसिस में होता है, माइटोसिस में तो फुल होता है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये चीज़ जो है ये माइटोसिस के अंदर नहीं होती। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ है, जबकि माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है बेटे? कांस्टेंट रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। बेटे पार्ट 4 क्या है आपका? एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम लाइन अप इन द सेंटर। सबको पता है क्रोमोसोम किस स्टेज पे लाइन अप होते हैं, इतना अच्छा मैंने आपको समझाया हुआ है, पता है ना बेटे? मेटाफेज में। प्रोफेज में तो सब कुछ हो गया, मेटाफेज में वो लाइन अप होंगे, मेटाफेज में ही होते हैं ना, सेंटर में आके एक ही लाइन में आके सब अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। नंबर 5 आपका आता है, इफ यू ऑब्जर्व अ सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रिफॉर्मिंग अराउंड 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज दिस। वो स्टेज बताना है जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रिफॉर्म होती है और 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम के इर्द गिर्द जो है वो डेवलप होना शुरू होती है। तो उस साइकिल का नाम क्या है बेटे? वो तकरीबन हमारा जो है वो एंड चल रहा होता है साइकिल का, और एंड फेज आपका कौन सा होता है? टीलोफेज। ठीक है, ये आपका बी जो है डेट इज योर राइट ऑप्शन। फिर हम आते हैं नंबर 6 पे, हाउ डज द सेंट्रोमेयर कंट्रीब्यूट टू माइटोसिस। जो सेंट्रोमेयर है उसका माइटोसिस में क्या रोल है वो आपने बताना है। तो जो सेंट्रोसोम है वो क्या बनाते हैं? दे मेक स्पिंडल फाइबर्स। वो स्पिंडल फाइबर माइटोटिक स्पिंडल जो है वो बनाते हैं। पार्ट बी जो है डेट इज योर करेक्ट आंसर। पार्ट बी पे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 7 पे, सेंट्रोसोम मेक माइटोटिक स्पिंडल इन। सेंट्रोसोम माइटोटिक स्पिंडल किस में बनाते हैं? आपको 3 डिफरेंट टाइप के सेल बताए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पार्ट ए, एनिमल सेल जो है वो इसका राइट आंसर है बेटे, वो एनिमल सेल में बनाते हैं। नंबर 8 आपका आता है, एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। आफ्टर म्योसिस 1, जब म्योसिस 1 कंप्लीट हो गया, हाउ मैनी क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड्स विल बी प्रेजेंट इन ई डॉटर सेल, ये आपने बताना है। तो बेटे इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आपका आएगा बी, यानी कि 4 क्रोमोसोम आपके और 8 क्रोमेटिड जो हैं वो म्योसिस 1 के बाद जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद जब म्योसिस 1 खत्म हो जाएगी फिर म्योसिस 2 शुरू हो जाएगा ना, और जब आपको पता है म्योसिस 2 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या है? डेट इज योर राइट आंसर। बी ऑप्शन पे आप लोग जो है वो टिक करेंगे, 4 क्रोमोसोम। ओके, 4 क्रोमोसोम एंड 8 क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स 8 होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है पार्ट 9, विच इवेंट इज यूनिक टू मेयोसिस बट नॉट माइटोसिस। ये 4 आपको इवेंट्स बताए हुए हैं, आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा है जो यूनिक है, जो मेयोसिस में होता है लेकिन माइटोसिस में नहीं होता। रेप्लिकेशन भी हो रही है, अलाइनमेंट भी हो रही है, न्यूक्लियर डिवीजन, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो है आपका राइट आंसर है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर जो है
वो सिर्फ म्योसिस 1 में होती है, वो माइटोसिस में नहीं होती। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी जो है, डेट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट पार्ट, डेट इज पार्ट 10। वाई इज म्योसिस 2 नेसेसरी आफ्टर म्योसिस 1? म्योसिस 1 के बाद म्योसिस 2 जो है वो नेसेसरी यानी कि ज़रूरी क्यों है? तो ये आंसर आपने बताना है। जब आपका म्योसिस 1 कंप्लीट होता है तो सिस्टर क्रोमोजेट जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, ऐसे ही है, 4-4 की फॉर्म में मैंने बताए थे। और जब म्योसिस 2 कंप्लीट होता है तो वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते थे, ठीक है। तो म्योसिस 2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि म्योसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? टू सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड। पार्ट सी जो है डेट इज योर राइट आंसर। पार्ट सी को आप लोग जो है वो टिक करेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ, राइट शॉर्ट आंसर्स। ठीक है बेटे, जितने भी चैप्टर है इनकी एक्सरसाइजेज आपने ज़रूर करनी है। बहुत ज़्यादा तकरीबन 20-30% बल्कि 40% जो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज ही में से आते हैं, इसलिए एक्सरसाइज आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी। एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन जो हैं वो वही हैं जो चैप्टर के अंदर से आ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चैप्टर के बाहर से नहीं आता। बाजू का स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, इसलिए आपको लग रहा होता है ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, कहीं से नहीं आया, बुक में से ही आया है। जो चैप्टर हमने पढ़ा है ना उसी में से सब कुछ आता है। समझा करो क्वेश्चन को, देन उसका आंसर जो है वो लिखा करो। पार्ट बी राइट शॉर्ट आंसर जो है ये मैं आप लोगों को करवाने लगी हूँ। पहला क्वेश्चन है, इन लिस्ट द इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग G1 फेज ऑफ इंटरफेज। G1 फेज जो इंटरफेज का होता है उसमें कौन कौन से इवेंट्स यानी कि कौन कौन से मेन जो इवेंट्स हैं वो हो रहे हैं, ठीक है, वो आपने उनके नाम बताने हैं। 3 मेन इवेंट्स हैं, आप 3 इस तरह पॉइंट्स में लिख लो, 1 2 3 लिखो, मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ। नंबर 1 क्या होता है? सेल ग्रोज इन साइज, सेल का साइज जो है वो इंक्रीज होता है। नंबर 2 क्या है? प्रोटीन एंड ऑर्गेनेलीज आर सिंथेसाइज। नंबर 3 क्या था? सेल आल्सो मेक एंजाइम नेसेसरी फॉर रेप्लिकेशन ऑफ DNA। ये तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं ये आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। जब हमने ये पढ़ा था ना G1 फेज, तो वहाँ पे इंटरफेस जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तब मैंने आपको ये सारे बताए थे। दोबारा मैं बता देती हूँ। आपने इन लिस्ट द इवेंट्स, आपने सिर्फ वो बताना है, इवेंट्स बताने हैं कि कौन कौन से हो रहे हैं। पॉइंट्स में लिखो 1 2 3। 1 क्या है? द सेल ग्रोज इन साइज। 2 क्या है? प्रोटीन एंड ऑर्गेनाइजर सिंथेसाइज ऑर्गेनेलीज। नंबर 3 क्या है? सेल आल्सो मेक एंजाइम नेसेसरी फॉर रेप्लिकेशन ऑफ DNA। क्लियर हो गया? नंबर 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एस फेज इन सेल साइकिल। एस फेज बेटे हम डिटेल से पढ़ के आए थे। तो सेल साइकिल में जो एस फेज है उसका पर्पस क्या है? तो आप आंसर इसका क्या लिखोगे बेटे? सबको पता है कि एस फेज का मेन पर्पस क्या था। यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन हो रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम की क्या हो जाती है? डुप्लीकेशन हो जाती है एस फेज में। क्लियर है? तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे? द मेन पर्पस ऑफ एस फेज इज टू रेप्लिकेट DNA, रिजल्ट इन डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। एस फेज में क्या होगा? DNA की रेप्लिकेशन होगी। जब DNA की रेप्लिकेशन होगी तो क्या होगा? क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो जाएगी। क्लियर हो गया? नंबर 3, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। माइटोसिस का वो कौन सा फेज है जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं? इतनी अब माइटोसिस डिटेल से मैंने आप लोगों को पढ़ाया, बताओ बेटे। एनाफेज। इसका आंसर क्या है? एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इसका आंसर क्या है? एनाफेज। क्लियर? अब हम आते हैं नंबर 4 की तरफ। हाउ डज क्रॉसिंग ओवर कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक वेरिएशन इन म्योसिस। मैंने आपको क्रॉसिंग ओवर डिटेल से पढ़ाई थी, उसकी डायग्राम भी ड्रॉ करवाई थी, और मैंने क्या कहा था कि एक का पोर्शन दूसरे में, दूसरे का पोर्शन पहले में, इस तरह जाएंगे तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है इनकी एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक है, आपकी बुक में इसका आंसर भी लिखा हुआ है, और आप इसको सारा डिटेल से लिखोगे कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो कब बेटे होती है। पहले तो ये आपने बताना है कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन प्रोफेज 1 ऑफ म्योसिस। प्रोफेज 1 में होती थी ना म्योसिस की क्रॉसिंग ओवर, और इसमें क्या होता था? इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता था किसके दरमियान में? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान में। गैमीट जो बनते थे इस न्यू कम्बिनेशन से नए गैमीट्स बनते थे, और इसके रिजल्ट में क्या होता था? जेनेटिकली डिफरेंट जाइगोट बनते थे, जिसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है पॉपुलेशन में। ये सारा कुछ जब हमने होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे ना,
तो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था, यहाँ पे लिखा भी होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। मियोसिस में ये यहाँ पे हमारा ये देखो ये लिखा हुआ है क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम है, और क्रॉसिंग ओवर से क्या हो रहा है, लीड टू रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का जो है वो एक्सचेंज होता है और उससे जो है आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यू सेल्स हैं, उनके अंदर क्या चीज़ आती थी, वेरिएशन आती थी। क्या आती थी, वेरिएशन आती थी। तो मैं आपका इसका क्वेश्चन जो है आपको दोबारा एक दफ़ा समझा देती हूँ ताकि आप लोग जो है इसको राइट कर सको, ठीक है। आपको मैंने समझा दी है कि क्रॉसिंग ओवर जो है इससे क्या क्या आपके अंदर जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। तो सिंपली आप इस क्वेश्चन में क्या राइट करेंगे बेटे, आप राइट करेंगे क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, ठीक है, एंड इन्वॉल्व द exchange of genetic material between homologous chromosome. So gamete get new combination of genes. ये लाइन लाजमी लिखना कि gametes get new combination of genes. genes की नई combination आती है gametes के अंदर. It result genetically different zygote. जो zygote नया बनता है वो genetically क्या होता है, different होता है as compared to parent cell. That result in genetic diversity in population. इससे क्या आती है, जेनेटिकली एक डाइवर्सिटी आती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। क्लियर, सॉरी बेटे। नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट 5। व्हाट इज द रोल ऑफ स्पिंडल फाइबर इन माइटोसिस। माइटोसिस में आपको पता है कि मैंने आपको बताया था ना स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, पढ़े थे ना हमने। तो आपने स्पिंडल फाइबर्स का रोल बताना है कि स्पिंडल फाइबर का माइटोसिस में रोल क्या है, ये हम पढ़ेंगे। तो स्पिंडल फाइबर जो है अटैच टू क्रोमोसोम टू पुल टूवर्ड्स द पोल, यानी कि उनको उनके रिस्पेक्टिव पोल्स में लेके जाने के लिए स्पिंडल फाइबर जो है हेल्प करते हैं, और इस पुलिंग की वजह से क्रोमोसोम जो है वो इवनली बेटे इक्वली यानी कि सेपरेट होंगे टूवर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसको आप कैसे राइट करोगे मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख लो स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम टू पुल टूवर्ड्स द पोल। ड्यू टू दिस पुलिंग, इस पुलिंग की वजह से क्रोमोसोम्स आर इवनली सेपरेटेड टूवर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स की तरफ जो पुल होते हैं, दैट इज ड्यू टू स्पिंडल फाइबर्स। नेक्स्ट हम चलेंगे अपने पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 क्या है बेटे, पार्ट 6 आपका है हाउ इज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल डिफरेंट प्लांट सेल फ्रॉम प्लांट सेल। दोनों में होती है ये, ठीक है, साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है, लेकिन इन दोनों का एनिमल सेल में और प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस है इनके डिफरेंसेस क्या है। तो आप लोग इसको भी राइट करें, मैं आपको लिखवाती हूँ। पहले आप लिखेंगे इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होता है, अ फरो डेवलप एट द इक्वेटर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट कंट्रैक्ट पिंचिंग द पेरेंट सेल इनटू 2। आपकी बुक में ये लिखा भी हुआ है, मैं आपको भी दिखा देती हूँ। इसमें क्या होता है कि अ फरो डेवलप एट द इक्वेटर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट कंट्रैक्ट पिंचिंग द पेरेंट सेल इनटू 2। ये किस में होगा, ये होगा एनिमल सेल में। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल में क्या होता है कि गोल्जी अपरेटस से बेटे एक वेजिकल आएगा। वेजिकल फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस फॉर्म अ प्लेट। आपको मैंने सेल प्लेट पढ़ाई थी जिसको हमने क्या नाम दिया था, फ्रेगमोप्लास्ट का। फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल में नहीं बनता। फ्रेगमोप्लास्ट किस में बनता है, सिर्फ प्लांट सेल में बनता है, और ये मिडल में बनता है, ठीक है, सेल के मिडल में बनेगा। which grows outward and fuses the cell membrane, और ये फ्यूज कर जाता है किसके साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ, और सिंपली सेल को 2 डॉटर सेल में जो है ये डिवाइड कर देता है। तो प्लांट सेल में आप लोग क्या लिखोगे, वेजिकल फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस फॉर्म अ फ्रेगमोप्लास्ट दैट इज सेल प्लेट इन द मिडल which grows outward and fuses with the cell membrane dividing the cell into 2 daughter cell। आपकी बुक में भी ये राइट है, मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको जो है फर्दर क्लैरिटी आ जाए कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ। ये देखें, ये याद आया, पेज नंबर 67 पे आओ अगर आप लोग, तो ये देखो ये दिया हुआ है, ये क्लीवेज फरो, और ये यहाँ पे क्या बना है, फ्रेगमोप्लास्ट बना हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको आंसर बताया अभी। इन एनिमल सेल मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था। ये एनिमल सेल का लिखा हुआ है कि एनिमल सेल में क्या होता है, ये साइटोकाइनेसिस है।
साइटोकाइनेसिस क्या थी? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म थी। एनिमल सेल में और तरह हो रही थी, प्लांट सेल में और तरह हो रही थी। तो जो मैंने अभी सारा वर्ड बोला वो यही, अगर नहीं भी मेरी समझ आई तो जो आपने यहाँ पे मैंने जब समझाया था वही लिखना है आपने। तो एनिमल सेल का आंसर यहाँ तक है और प्लांट सेल, ये देखो लिखा हुआ है इन प्लांट सेल, तो प्लांट सेल का आंसर यहाँ तक है। ठीक है, इनकी डायग्राम्स भी बनी हुई है, मैंने आपको समझाई भी थी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका ये है 6, उसका आंसर बेटे पेज नंबर 67 पे दिया गया है, इन एनिमल सेल एंड इन प्लांट सेल। नजर आ गया अब आप लोगों को? तो ये आपने इसका आंसर जो है राइट करना है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस एंड प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1? प्रोफेज 1 जो मियोसिस का है और जो प्रोफेज माइटोसिस का है बेटे मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाए हैं। सबसे मेन यहाँ पे डिफरेंस क्या था? होमोलोगस क्रोमोसोम का। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है डू नॉट पेयर, और पेयर अप भी नहीं होते और उनकी क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होती। किसमें? माइटोसिस में। जबकि मियोसिस में जो है होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप भी होते हैं और उनकी क्रॉसिंग ओवर भी होती है, और क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। जबकि क्रॉसिंग ओवर जो है वो माइटोसिस में नहीं होती और यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उनकी पेयरिंग भी नहीं होती। ठीक है, क्लियर है? होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप भी नहीं होंगे और क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना भी माइटोसिस में नहीं होगा। जबकि मियोसिस के प्रोफेज 1 में होमोलोगस पेयरिंग होती है और जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होता है। ये मेन डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। हाउ डज मियोसिस डिफर फ्रॉम माइटोसिस इन टर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर? मियोसिस जो है वो माइटोसिस से इन टर्म ऑफ क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम का नंबर में देखा जाए तो डिफरेंट कैसे है? तो बेटे कॉमन सेंस है, ये तो सबको पता है। माइटोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम इन द डॉटर सेल एज पेरेंट सेल। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? वो सेम रहता है, एज डॉटर सेल का वही नंबर रहेगा जो कि पेरेंट सेल का होगा। जबकि मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है डॉटर सेल में एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। जितना पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर था उसका जो है वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। किसमें? डॉटर सेल में। ठीक है, जबकि माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कांस्टेंट रहेगा डॉटर सेल में और पेरेंट सेल में जो है वो दोनों में सेम रहेगा। तो बेटे 8 क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया, डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। आज मैं आपको इतना ही करवाऊंगी इंशाल्लाह। बाकी यानी कि बी पार्ट के 8 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर में जो है वो कंप्लीट करेंगे। आज हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 तक बेटे किया है, क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी जो है इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर में करेंगे। कमिंग लेक्चर के लिए की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर इन क्वेश्चंस की समझ नहीं आई, इसमें कोई भी प्रॉब्लम फील हो रही है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपके चैप्टर में से पूछे गए हैं। कोई भी चीज़ जो है वो आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ चैप्टर नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होगा तो फ़ौरन से पहले आप लोगों को जो है ना सारे आंसर आपके दिमाग में आ जाते हैं कि यार इसका आंसर ये था, मैम ने मुझे समझाया था। तो आप लोग इजीली लिख सकते हो अगर आप लोग ध्यान से समझ के पढ़ोगे तो। 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी इंशाल्लाह 9 क्वेश्चन से जो है हम लोग कमिंग लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो बेटे यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।